हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की, जो कि फैमिली एंड कम्युनिटी है। और इस पेपर का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2.1 तक कंप्लीट कर लिया है और 2.2 जो सब यूनिट है आपका, वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको ये सब भी ज्ञात है कि जो आपका ये पेपर पढ़ाया जा रहा है फैमिली एंड कम्युनिटी का, ये आपका कॉमन पेपर है, यानी कि HI, VI और IDT, ये तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। तो इसमें अभी तक जो भी वीडियो बना है वो आप लोग चैनल विजिट करके वो सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। अभी चलिए इस वीडियो में हम लोग 2.2 का अध्ययन करते हैं। 2.2 है हमारा निदान, सहायता, उपकरण लगाने और परिवार द्वारा दिव्यांगता को स्वीकार करने में माता पिता को शामिल करना। यानी कि अगर किसी परिवार में कोई बच्चा दिव्यांग पैदा हो रहा है तो उसको माता पिता कैसे स्वीकार करेंगे या घर के सदस्य कैसे स्वीकार करेंगे, और उसका निदान क्या है, और उपकरण की सहायता से उस बच्चे को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन डायग्नोसिस, फिटमेंट ऑफ एड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी बाय फैमिली, ये आपका सब यूनिट 2.2 है। प्रत्येक परिवार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि सभी परिवारों की जो आवश्यकता हो वो एक जैसी हो, या एक ही परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों की आवश्यकता एक जैसी हो। सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है, सबकी अलग अलग इच्छा भी होती है। अगर ऐसे में कोई दिव्यांग बच्चा परिवार में जन्म ले तो उसकी भी जो ज़रूरतें होती हैं या आवश्यकताएं होती हैं या उसकी जो क्षमता होती है, कमी होती है, वे एक दूसरे बच्चे से अक्सर भिन्न देखी जाती है। वो भी एक समान नहीं होती है। या फिर कोई सामान्य बच्चा ही जन्म ले रहा हो तो परिवार में अगर कोई दूसरा बच्चा है तो फिर उसी के सामान जो भी उसकी आवश्यकता होगी वो उस बच्चे की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि अलग अलग होगी। तो इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सामान्य बच्चों से हटके होती हैं और उनसे अलग होती हैं, या फिर दिव्यांग बच्चे ही हैं अगर तो उन बच्चों से भी अलग होंगी। अब हम बात करेंगे बच्चों की आशाएं। एक मिनट। हाँ, बच्चों की आशाएं क्या होती हैं? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसके बारे में सपने सजोए जाने लगते हैं। जैसे कोई फैमिली है, अगर उस फैमिली में कोई औरत है, अगर वो गर्भवती है तो उसके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोग सपने देखने लगते हैं। जैसे कि दादा दादी का जो एक्सेप्टेंस होता हो वो बच्चे के प्रति अलग होता है, या जो माता पिता होते हैं उनका भी कह लीजिए कि एक प्रकार से जो अपने बच्चे के बारे में सोच रहे होते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, उसके लिए हम ये करेंगे। तो ये इस तरीके से अभिभावक की अपनी प्रवृत्ति होती है। और भाई बहन अगर हैं या फिर चाचा चाची हैं या संयुक्त परिवार है तो सभी के अलग अलग उस बच्चे से अपेक्षाएं होती हैं कि अगर बच्चा आएगा तो फिर ये हम इस बच्चे के साथ में करेंगे और बच्चा ये हमारे साथ करेगा। तो अलग अलग सभी सदस्यों के अलग अलग अपनी अपनी प्रवृत्ति पाई जाती है यहाँ पे। लेकिन ऐसे में अगर उस परिवार में या उस परिवार के सदस्यों में कोई बच्चा दिव्यांग पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वहाँ पे जितने भी लोग होंगे सदस्य के, उन सभी लोगों के मन में निराशा उत्पन्न हो जाएगी। वो सभी लोग कह लीजिए कि एक तरीके से निरुत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो आशाएं की है बच्चे के प्रति वो सभी आशाएं कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं जब बच्चे को दिव्यांग देखते हैं। तो ऐसे में क्या ये चीज़ें उचित होती हैं कि पहले से आप उन बच्चों के प्रति जो एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें ठीक हैं? नहीं ठीक होती हैं, क्योंकि आने वाला समय नहीं देखा गया है कि कैसा होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर अभिभावक को भी समझाना पड़ता है, या फिर घर के जो भी सदस्य होते हैं
उन सभी को समझाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो बच्चा अब आया है, चाहे वो जिस भी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो हमें उसको उसी के डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको जो आवश्यकताएं होंगी वो सभी आवश्यकताएं प्रोवाइड करानी चाहिए, उसको शिक्षा प्रोवाइड कराना है, उसको आगे व्यवसाय प्रशिक्षण दिलाना है। तो ये सभी चीज़ें समझाते हुए उन्हें एक तरीके से उस बच्चे को स्वीकार करने की प्रवृत्ति जगानी चाहिए उनमें। कभी कभी क्या होता है कि जो अभिभावक होते हैं वे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उनकी जो स्थिति होती है बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वे बहुत ज़्यादा बच्चे के प्रति ध्यान भी नहीं देते हैं, और ऐसे में बच्चे को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च भी करने लगते हैं, और बच्चे को ध्यान में ना रख करके उस बच्चे की डिसेबिलिटी को पूरा ठीक करने का प्रयास करने लगते हैं। तो फिर ये चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि बच्चों के जो भी वहाँ पे अगर डिसेबिलिटी आ रही है तो बच्चों के क्षमता के अनुसार ही फिर उसको चिकित्सक को दिखाना है, और फिर उसके प्रति जो कार्य करना है आपको, यानी कि अपने जो दायित्व पूरे करने हैं वो दायित्व आप सामान्य बच्चे की तुलना करके उस डिसेबिलिटी वाले बच्चे को नहीं पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे में दिव्यांगता आ रही है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, ना कि आप जैसे एक सामान्य बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं वैसे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की आवश्यकता फिर देखी जाएगी और ना कि उसका सामान्य बच्चों के साथ में तुलना किया जाएगा। तो यहाँ पे तुलना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो सामान्य बच्चा होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग प्रकार से होता है, जो दिव्यांग बच्चा होता है उसका अलग प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि हम जो सामान्य बच्चा है उसके साथ में उसकी तुलना करें। आगे है कि यहाँ पे अभिभावक की जो प्रवृत्ति होगी या वृत्ति होगी, यानी कि भावनाएं होंगी, वो किस प्रकार से होंगी। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो उनकी भावनाएं होती हैं वो कभी कभी अस्वीकृति की स्थिति में होती हैं, क्योंकि परिवार में उन्होंने ऐसा नहीं एक्सेप्टेंस किया था कि बच्चा ऐसा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे सपने संजो रखे थे, और अगर वो सपने संजो के रखे हैं, ऐसे में अगर डिसेबिलिटी वाला बच्चा जन्म ले रहा है तो अभिभावक क्या करते हैं, उस बच्चे को बोझ समझने लगते हैं। फिर वो अपने काम के प्रति भी अपना मन नहीं लगाते हैं और चिंतित हो जाते हैं उस बच्चे को लेकर के, और वे बच्चे पर एहसान की तरह काम करने लगते हैं, यानी कि सोचते हैं कि हम बच्चे पर एहसान कर रहे हैं। वो बच्चे को अपना नहीं समझते हैं, वहाँ पे अस्वीकृति झलकती है, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और ना ही उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, या कह लीजिए कि उनकी जो इच्छाएं होती हैं बच्चों की, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको भी ये नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी भी प्रकार से उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे बात करें तो स्वीकृति की भी स्थिति देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी जो अभिभावक हैं वो सभी लोग अस्वीकृत ही कर दें, स्वीकृत भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं बहुत सारे अभिभावक। तो इसमें थोड़ा सा उनको परामर्श की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ पे बच्चे के डेवलप को कैसे करना है या उसको आगे कैसे बढ़ाना है, फिर उसको कौन सा उपकरण दे करके या उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके उसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो ऐसे में कुछ अभिभावक क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए भिन्न भिन्न लोगों से परामर्श लेते हैं, जैसे कि चिकित्सक से या फिर उसके थेरेपिस्ट जो भी होते हैं उनसे, या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे, सभी से वो परामर्श ले करके उस बच्चे को स्वीकार करते हुए, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे को आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उनमें आती है, और बच्चे को भी आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करते रहते हैं, और आगे बढ़ने के सभी जो दृष्टिकोण होते हैं वो सभी वो जो अभिभावक होते हैं वो अपनाने लगते हैं। आगे बात करें समायोजित की, तो समायोजित क्या होता है। यहाँ पर समायोजित का मतलब ये होता है कि कुछ अभिभावक जो होते हैं वे बहुत ही एक्टिव होते हैं। इन बच्चों को जब वो स्वीकार कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं और उस इन्वायरमेंट के अनुसार ही बच्चे को वहाँ पर ढालना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि कभी कभी बहुत सारी समस्याओं का भी इसमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग अगर वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर बच्चों में भी बहुत दिक्कतें
देखने को मिलती हैं। एक तो बच्चा पहले से ही दिव्यांग है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसका एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर बच्चे में और ज़्यादा परेशानी आने लगती है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो पारिवारिक कलह जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बच्चा दिव्यांग पैदा हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि परिवार के सदस्यों में भी कलह स्टार्ट हो जाता है कि नहीं इनका बच्चा ऐसा था, या फिर उनको ताने कस देंगे तो फिर सामने वाले से भी झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस तरीके की वहाँ पे स्थिति बन रही है तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है बच्चे पर पड़ेगा। वहाँ पर अशांति है तो भी बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सहायक तत्वों की अगर कमी है कि जो बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे को दिया जाना चाहिए, अगर वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो भी बच्चे को हम आगे डेवलप नहीं कर सकते हैं। फिर अगर वहाँ के लोगों में गलत धारणा उत्पन्न है कि किसी भी प्रकार की बच्चे को स्वीकृत करने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, वहाँ का जो समाज है, पास पड़ोस के लोग हैं, बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी बच्चे जो हैं दिव्यांग वाले वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। या किसी उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था नहीं है, सेवा अभाव है, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हस्तक्षेप की प्रक्रिया हो रही है, ना कि बच्चे की डिसेबिलिटी को हस्तक्षेप करना बल्कि वहाँ पर ऐसी समस्या उत्पन्न करना। ऐसी समस्याएं वहाँ पर अगर आ रही हैं, चाहे वो परिवार के तरफ से या पास पड़ोस के या समाज के तरफ से, तो फिर वो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे परामर्श कौशल के द्वारा परिवार एवं दिव्यांग बच्चे का तनाव दूर करना। अगर देखा जाए तो जो परामर्श होता है वो बहुत ही सहायतापरक प्रक्रिया होती है बच्चे के लिए। वो बच्चे को बहुत ही सहायता प्रदान करता है। अगर सलाह के माध्यम से या परामर्श कौशल के माध्यम से हम दिव्यांग बच्चे के अभिभावकों का तनाव दूर कर दें तो फिर अभिभावक वहाँ पर बिल्कुल फ्री माइंड से उस बच्चे को एक्सेप्ट करके उस बच्चे को बहुत सहारा देना स्टार्ट कर देता है। यानी कि उसको उपकरण प्रदान करना या फिर सामाजिक क्रियाकलापों में उसको शामिल करना, या फिर अन्य कोई क्रियाकलाप हो रहा है उसमें कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उन सभी समस्याओं से निदान करने के लिए बच्चे को प्रेरित करना, ये सभी क्रियाएं वहाँ पर करने लगते हैं। और ऐसे अगर वहाँ पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है अभिभावक के द्वारा बच्चे के प्रति, तो बच्चा सफल भी होना प्रारंभ कर देता है। यानी कि इससे बच्चे में आप जो डेवलपमेंट होता है या ग्रोथ होता है वो सारी चीज़ें आप देखने को पाएंगे। तो अगर उसमें थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव हो रहा है तो इससे क्या होता है कि अभिभावक भी थोड़ा सा तनाव मुक्त होता है अपने बच्चे को लेकर के। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो अभिभावक होते हैं उनको सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो थेरेपिस्ट होते हैं या फिर अन्य जो चिकित्सक वगैरह होते हैं उनकी परामर्श लें तो फिर वे अपने तनाव को भी छोड़ सकते हैं और बच्चे के ग्रोथ में या उसके डेवलप में वो अपनी पूरी भूमिका निभा सकते हैं। आगे बात करें तो परामर्श कौशल के जो मूल तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है और इसमें अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होता है उसको शामिल किया जाता है। सीखने की पूरी सुविधा प्रदान की जाती है और जो समस्या समाधान होता है उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे लागू की जाती है। आगे बात करें तो इसके उद्देश्य और लक्ष्य कौन कौन से हैं परामर्श कौशल के, तो इसमें उचित सूचना प्रदान करके दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनकी समस्याओं को ख़त्म करना होता है या उसको समायोजन करना होता है, या फिर उनको जो अभिभावक होते हैं उनको संतुष्टि प्रदान करना होता है। आगे बात करें तो दिव्यांग व्यक्ति के जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं उनको बेहतर तरीके से समझ करके और उसको समायोजन करके सुविधा प्रदान करना होता है। फिर दिव्यांग व्यक्ति एवं उनके जो अभिभावक होते हैं उनके जीवन की जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं उनको अधिक प्रभावी ढंग से संतुष्टिजनक ढंग से उनको निर्वहन करने का वहाँ पे सलाह दिया जाता है। दिव्यांग बच्चे के जो संपूर्ण विकास की प्रगति होती है उसको भी प्रत्यक्ष रूप से देख करके अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है तो परामर्श दे करके अभिभावक के द्वारा उसको इम्प्रूव कराया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो दिव्यांग बच्चे के अभिभावक होते हैं जब वे समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो वे क्या करते हैं कि समस्या को समझने के लिए या बेहतर तरीके से उसको समझने के लिए अपने
अंतर्दृष्टि का भी उसमें प्रयोग करते हैं, यानी कि वो परामर्श भी लेते हैं और कुछ अपना माइंड भी वहाँ पर लगाते हैं कि कैसे क्या करना है। परामर्श के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, तो आप लक्ष्य देख सकते हैं यहाँ पर। कौशल को बढ़ावा देना, या फिर व्यवहार परिवर्तन को, या व्यवहार जो परिमार्जन होता है उसको यहाँ पे संभव करना, संबंधों में सुधार करना और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। फिर दिव्यांग बच्चे के गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्षमता में यहाँ पर वृद्धि करना, ये आपका क्या कहलाता है, परामर्श का लक्ष्य कहलाता है। आगे परामर्श कौशल कौन कौन से होते हैं, तो परामर्श कौशल में सबसे पहले आता है आपका सुनना। सुनना क्या होता है, परामर्शदाता जो भी चाहता है वो दिव्यांग बच्चे को, उसके माता पिता को उसके विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। परामर्शदाता को दिव्यांग बच्चे की बातों को ध्यान से सुनने के साथ साथ उसको उसके जो भाव होते हैं उसको भी समझने की आवश्यकता होती है। और परामर्शदाता को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, यानी कि अगर आप परामर्शदाता के रूप में हैं तो सबसे पहले आप अपने उस मरीज का, या कह लीजिए उस दिव्यांग व्यक्ति या बालक का पहले तो बात सुनना पड़ेगा, फिर वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ आपको उनके भाव क्या हैं और वो भाव स्पष्ट किस प्रकार से कर पा रहा है, क्या आप जो भाव वो स्पष्ट कर रहा है उससे ज़्यादा अगर समझने का प्रयास कर रहे हैं तभी आप उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगला है कि समझना। अगर परामर्शदाता के रूप में आप हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होना चाहिए कि आप उनके माता पिता की जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आप समझिए, क्योंकि उनके माता पिता, अगर व्यक्ति उनका कोई भी दिव्यांग है तो फिर उनके माता पिता बहुत चिंतित होते हैं और उनकी जो भी भावनाएं होती हैं अपने बच्चे के प्रति में, तो उसको आपको समझना ज़रूरी होता है, जिससे आप उनके समस्या का पूरा समाधान कर सकें। आगे बात करेंगे कि क्रियान्वयन योजना, ये क्या होता है आपका, तो इसमें परामर्शदाता के रूप में दिव्यांग बच्चे के, उसके अभिभावक के जो भी समस्याएं होती हैं उसको आप जो विकल्प दे रहे हैं वो विकल्प आपका बहुत जटिल ना हो, बहुत सरल हो, और निर्णय लेने और क्रियात्मक योजना को पूर्ण रूप से उसको बढ़ावा देने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए आप उसमें पूर्ण रूप से मदद करें। उनको सरल से सरल चीज़ें बताएं परामर्श के रूप में, ऐसा ना हो कि बहुत जटिल चीज़ें बताएं करने के लिए, तो अभिभावक उसको कर नहीं पाएगा और चिढ़ जाएगा, फिर वो करने का प्रयास भी नहीं करेगा। अगला है तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन क्या होता है, ये ऐसी टेक्निक होती है जो मनोचिकित्सा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम होता है, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित करना होता है। तनाव कई शारीरिक या मानसिक लक्षण भी पैदा करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के स्थिति जन्य कारकों के अनुसार भिन्न होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो तनाव हो, वो तनाव वाली टेक्निक्स हो वो सभी जितने भी मेंबर्स हों सभी मेंबर्स के एक जैसे हों, सबके अलग अलग होते हैं, और आप लोगों में भी अलग अलग ही तनाव पाया जाता है। तनाव प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है वो आधुनिक समाज में अगर देखा जाए तो सुखी और सफल जीवन की कुंजी के रूप में देखा जाता है। व्यक्ति की सभी ज़रूरतें कभी समाप्त नहीं होती हैं, जो संभालना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं, ज़रूरतें समाप्त नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चिंता भी होने लगती है और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तनाव के स्तर पर आसानी से मापने योग्य होते हैं और विभिन्न प्रकार के पॉलीग्राफ का उपयोग भी किया जाता है इसमें, और तनाव प्रबंधन की टेक्निक्स में उपलब्ध कराएं अगर, तो व्यावसायिकों के द्वारा तनाव के स्तर को कम करने में ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ पर टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक अभिभावक को कैसे तनाव मुक्त होना है। तो सबसे पहले तनाव मुक्त होने के लिए एक पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए। फिर परामर्शदाता से सलाह लेना चाहिए। इसके साथ साथ व्यायाम करना चाहिए। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो भी इससे आपको तनाव मुक्त महसूस होगा। और कोई ऐसी चीज़ें लिख पढ़ रहे हैं, जैसे आप अपनी दिनचर्या ही लिख पढ़ रहे हैं, या अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष रख रहे हैं, या फिर उसको लिख करके डायरी में रख रहे हैं, तो ऐसे में आप कुछ तनाव मुक्त हो सकते हैं।
और अगर ऐसे तनाव मुक्त हो रहे हैं तो जो अभिभावक होते हैं वे अपने बच्चे को ना परेशान करते हैं और बच्चे भी अपने अभिभावक को परेशान नहीं कर पाते हैं। आगे बात करें व्यवहार समायोजन, कॉपिंग बिहेवियर। तो कॉपिंग बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक अगर मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है तो जो उसका अभिभावक होता है वो अक्सर व्यवहार को समायोजन करता है। कहीं हम ये भी देखने को पाते हैं कि अभिभावक का जो समायोजन है वो जो कौशल होता है वो कुशल होता है, यानी कि वहाँ पर वो लागू होता भी है। और ऐसी स्थिति में ये भी होता है कि कभी कभी ये चीज़ें दुखद भी हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे के लिए समस्या पैदा कर देती हैं। जैसे कि अगर अभिभावक बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं कर रहा है अपने बच्चों से, तो फिर वो क्या करता है कि इस स्थिति में बच्चे पर दबाव पैदा करने लगता है। और अगर बच्चे पर दबाव बन रहा है तो फिर वो जो बच्चा होता है वो ना तो अपने अभिभावक की जो अपेक्षाएं होती हैं उस अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके उसके सभी निर्णय पर खरा उतर पाता है, और ना ही जो अभिभावक होते हैं जितनी अपेक्षाएं अपने बच्चे से करते हैं ना वो बच्चा उतना कर पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर अपेक्षाओं में बदलाव किया जाए तो इससे परिवर्तन हो सकता है, समायोजन हो सकता है, समस्याओं में सुधार किया जाए या समस्याओं से समझौता किया जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप बच्चे को स्वीकार कर सकते हैं, बच्चे को आगे बढ़ने में वहाँ पर थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अपेक्षाओं में बदलाव का मतलब ये होता है कि अभिभावक जितना अपने बच्चे से अपेक्षा कर रहे हैं और उसकी दिव्यांगता को नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या होता है, अगर वो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो फिर अभिभावक को वहाँ पर निराशा होती है। लेकिन अगर वहीं पे आप बच्चे से अपेक्षाएं कर रहे हैं और बच्चे की दिव्यांगता को स्वीकार कर लेते हैं, तो इससे जो अभिभावक होते हैं वे जितना अपेक्षा कर रहे होते हैं अपने बालक से उसमें थोड़ा बहुत वो कह लीजिए कि बदलाव भी कर लेते हैं और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, और हमेशा बच्चे के विकास में ही अपना योगदान देना चाहते हैं, उसी में प्रयासरत रहते हैं। समस्याओं को सुधार करने का मतलब ये होता है कि अगर आप परामर्श ले रहे हैं तो परामर्श के माध्यम से बच्चे पर किसी भी प्रकार का तनाव ना डालें और उस पर दबाव ना डालें, तो इससे समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगला है कि समस्या से समझौता कर लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बच्चे को कोई भी टेक्निक सिखा रहे हैं, उस टेक्निक को वो नहीं सीख पा रहा, नहीं कर पा रहा है, दिव्यांगता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गंभीर रूप ले ले रही है, तो फिर वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। ऐसे में आप जो समायोजन कर रहे हैं वो समायोजन करने से आपको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी कभी देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हैं बच्चे से और फिर बच्चा ऐसी स्थिति में बहुत सुस्त हो जा रहा है, अपना कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो इसके भी जो जिम्मेदार होंगे वो आप ही होंगे, तो फिर आपको उससे समझौता करना पड़ेगा। अब इसके तरीके कौन कौन से होते हैं। एक तो अस्वीकृति होती है जो कि बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको ध्यान नहीं रखा जाता है। अभिभावकों का जो विचार होता है वो बच्चे के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर बोझ बन जाता है, क्योंकि अभिभावक बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करने लगता है, या बच्चे के असामान्य रूप से देखकर अभिभावक उस बच्चे से घृणा भी करता है, क्योंकि बच्चे की दिव्यांगता देख करके बहुत सारे अभिभावक जो होते हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बच्चे को देखना नहीं चाहते हैं, उससे ईर्ष्या प्रकट करने लगते हैं। और बच्चे के गंभीर समस्या के कारण भी अभिभावक उन पर दबाव ज़्यादा डालते हैं। अगर बच्चे में ज़्यादा दिव्यांगता का गंभीर रूप ले रहा है तो फिर अभिभावक क्या करते हैं, उन पर और दबाव बढ़ाने लगते हैं। अगर पारिवारिक दबाव बढ़ रहा है, परिवार के सभी सदस्य उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसे में भी बच्चे को स्वीकृत नहीं करते हैं। और अगर स्वीकृति की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो फिर इसमें समायोजन जो होता है वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होता है, और उसको अगर हम अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ और कह लीजिए कि परामर्श दें तो बच्चा इम्प्रूव करेगा। अब समायोजन में बाधाएं क्या आती हैं। अगर हम स्वीकार कर ले रहे हैं तब भी, तो परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है अगर और आप बच्चे को स्वीकार भी किए हैं,
तो भी आप बच्चे के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे। पारिवारिक समस्याएं हैं, अगर वैवाहिक जो कला होता है, यानी कि कह लीजिए कि मैरिड पति पत्नी में अगर झगड़े हो रहे हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। सहायता की कमी पड़ रही है, जो व्यक्ति की अगर किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है तो इससे भी बच्चे पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवार, समुदाय या पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र और या जो भी बच्चे के प्रति कार्यकर्ता लोग होते हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इसका भी बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगे बात करें तो बाहर वालों की अत्यधिक हस्तक्षेप, यानी कि अगर बाहर वाले, आस पड़ोस के वाले अगर ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं बच्चे को लेकर के, तो फिर ये ठीक नहीं रहता है। या वित्तीय स्थिति में कमी, यानी कि चिकित्सक को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो फिर वहाँ पर आपको धन की आवश्यकता होगी। अगर धन की नहीं है तो फिर बच्चे के जो दिव्यांगता है अगर वो ठीक होने वाली भी होगी तो नहीं ठीक होगी। व्यवसायिक द्वारा गलत मार्गदर्शन, अगर व्यवसायिकों के द्वारा गलत मार्गदर्शन किया जा रहा है तो यहाँ पर थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होगी और बच्चे को अस्वीकार करने की स्थिति उत्पन्न होगी। या जो भी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं उन सेवाओं में कमी आ जा रही है, जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध हैं अगर वो बच्चे को आप नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो वो बच्चे के लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। अब हम बात करेंगे कि प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार को कैसे शामिल किया जाए। तो जो भी दिव्यांग बच्चा होता है उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रशिक्षण में शामिल करने के लिए सबसे पहले तो उनके माता पिता को या फिर उनके अभिभावक को जागरूक करना होता है। अगर हम बच्चे के माता पिता को जागरूक कर ले गए, उनके सदस्यों को जागरूक कर ले गए उनके घर के, तो फिर हम बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी कार्य करा सकते हैं या फिर उसे कोई प्रशिक्षण दे सकते हैं। ऐसे में बच्चे में कुछ कमी का अगर एहसास हो रहा है तो तुरंत व्यावसायिकों की सहायता लेनी चाहिए या दिव्यांग बच्चे को नए अनुभव का मौका ज़रूर देना चाहिए, जिससे वह अपनी एनर्जी के साथ में उसमें अपना प्रतिभा कर सके और उस अवसर का पूरा लाभ उठा सके। नेक्स्ट है कि बच्चे की योग्यताओं का भी विकास करने के लिए उचित क्षेत्र यहाँ पे प्रदान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पर वो अपनी योग्यता ना दिखा पाए उसको ऐसे क्षेत्र में ढकेल दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे का जल्दी जल्दी कार्य परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उसको धीरे धीरे उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उस कार्य में परिवर्तन करना चाहिए। उसके कार्य क्षमता का इससे पता चलेगा और आप धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूव कर पाएंगे। और नेक्स्ट है कि परिवार वालों को चाहिए कि घर में प्रेम का माहौल बनाए रखें, ताकि बच्चा जो भी वहाँ उस माहौल में ढल रहा है दिव्यांग बच्चा, तो उस पर कोई निगेटिविटी ना पड़े। अब प्रशिक्षण कौन कौन से देने चाहिए। एक तो होता है संस्थागत प्रशिक्षण, जो कि किसी संस्था में जा कर के वहाँ पे प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जैसे कि विद्यालय हो गया या कोई अन्य संस्था हो गई, तो वहाँ पर लेके जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों के माध्यम से या फिर वहाँ पे शिक्षकों के माध्यम से या अन्य कोई मार्गदर्शन के माध्यम से उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। और एक होता है गृह आधारित प्रशिक्षण होता है। तो गृह आधारित प्रशिक्षण में क्या होता है कि बालकों के घर जाकर जो भी ट्रेनर होते हैं वे अभिभावकों से मिलते हैं, वहाँ के अन्य सदस्यों से मिलते हैं और उनके अंदर जागरूकता पैदा करके उनको उस बच्चे को विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स वगैरह सिखाते हैं और उसी के वातावरण में उसके व्यवहार को संशोधन करते हैं। अगला है कि अल्प अवधि कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं के आयोजन के द्वारा, तो अभिभावकों के लिए भी समय समय पर विभिन्न विषयों को चुन कर करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपने बच्चे के साथ में जो भी उसको सिखाना चाह रहे हों, जो भी क्रियाकलाप कराना चाह रहे हों, वो उसको अच्छे से सिखा पाएँ। और विभिन्न प्रकार के जो भी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो पुनर्वास दिया जाता है या कार्यक्रम चलाया जाता है, उन सभी में अपना वो प्रतिभाग करें और प्रशिक्षण प्राप्त करें और उस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने बच्चे का ग्रोथ कराएं। या फिर विद्यालय है या घर है, इन दोनों जगहों पर दिव्यांग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे बच्चे के प्रति आपका लगाव विकसित रहे। और उपलब्धि जो हो या लक्ष्य जो हो उसको हमेशा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा ना करें, जो आप एक बार ठाने कि हाँ इस दिव्यांग व्यक्ति के लिए हम ये करेंगे तो उसको आप करें।
बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उसके विचारों से भी और उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति से भी। अब निदान में हम देखें तो निदान में सहायक उपकरण भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको चलना नहीं आ रहा है तो फिर या फिर उसको लोकोमोटर डिसबिलिटी है, तो फिर अगर लोकोमोटर डिसबिलिटी है तो वहाँ पे चलने के लिए क्या चाहिए, व्हील चेयर चाहिए या बैसाखी चाहिए, या फिर आपको सहारा देना पड़ेगा उस बच्चे को चलने के लिए। तो ऐसे उसको उपकरण दे करके उसको चलाया जा सकता है, या चलाने की टेक्निक्स उसको हम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा, थोड़ा बहुत भी कमी आ रही है सुनने में उसके, तो उसको हियरिंग ऐड के माध्यम से दूर किया जा सकता है। या दृष्टि बाधित बालक है, यानी कि ब्लाइंडनेस का बालक है, तो फिर उसको ब्रेल लिपि सिखा सकते हैं, तो इससे भी कुछ स्थिति उसकी सुधारी जा सकती है। लो विज़न का अगर बच्चा है तो फिर उसको हम लो विज़न किट प्रोवाइड कर सकते हैं। लो विज़न किट के माध्यम से उसकी पढ़ाई हम शुरुआत कर सकते हैं, या फिर उसको जो कॉन्टैक्ट लेंस है उस लेंस के माध्यम से देखने का प्रयास करा सकते हैं, या फिर जो लेंस वगैरह आते हैं उसके माध्यम से देखने का वो प्रयास कर सकता है। या फिर बड़े छापे वाली जो बुक होती है, यानी कि ब्रेल बुक, या फिर लो विज़न की जो बुकें आती हैं बड़े छापे वाली, उन सभी के माध्यम से उन बच्चों का हम आगे निदान कर सकते हैं। ये पूरा निदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन सहायक उपकरणों के माध्यम से उनको हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो जिनके माध्यम से इन बच्चों को हम भिन्न भिन्न प्रकार से टेक्निक सिखा सकते हैं। उस टेक्निक के माध्यम से हम इनको एक प्रकार से कह लीजिए कि अच्छे से उनको व्यवसाय परक बना सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं, और यहाँ तक कि उनको आगे हम अपने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जितने भी व्यवसाय होते हैं वो सब करने के हम यहाँ पे टेक्निक्स बता सकते हैं। और ये सब कैसे संभव होगा, सहायक उपकरणों के माध्यम से होगा, परामर्शदाताओं के माध्यम से होगा, और जो भी डॉक्टर हैं, प्रशिक्षक हैं, या फिर कह लीजिए कि जो यहाँ पे जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, इन लोगों के माध्यम से हम उस बच्चे में इम्प्रूव करा सकते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका 2.2 जो कि हम लोगों ने फैमिली एंड कम्युनिटी पेपर का ये कवर किया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे 2.3 के साथ में। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें, और कहीं भी समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, उस कमेंट का यहाँ पे निदान किया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने जो भी कमेंट किया होगा उसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी किया जाएगा। तो आप लोगों को कहीं भी समस्या आ रही है, आप वीडियो ज़रूर वॉच करें, समस्या आएगी, और अगर समस्या आएगी तो फिर आप लोग पूछेंगे भी, लेकिन जब आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तब। और एक दिन में कोई चीज़ पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए जब भी आप लोग पढ़ने बैठें तो आप एक एक टॉपिक को लेकर के उसको अच्छे से पढ़ाई करें। और आपको यहाँ पे एक एक यूनिट समझाया भी जा रहा है, तो आप इसको अभी से पढ़ते रहें, क्योंकि आप जब पेपर देना होगा तो फिर एकाएक सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। 6 पेपर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 6 ही पेपर पढ़ने हैं, बस 6 पेपर पढ़ने हैं तो हो जाएगा। तो 6 पेपर पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। या आपके आने वाले समय में चाहे थ्योरी पेपर हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम वगैरह हो, सब में काम देगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।